Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today 16 July of 2020 and it's a Thursday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसा पहला क्वेश्चन है, रिसेंट के क्या कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इस वक्त के कौन है? इस रिसेंट में कौन है? उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा क्वेश्चन आता है, पक्के वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व जो है, पक्के टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, वो किस स्टेट पे है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, जो क्या कहते हैं पॉक्सो है, पॉक्सो एक्ट वो कब लाया गया था, किस एक्ट के द्वारा लाया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप बताइए, टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई जो है वो किस एक्ट के द्वारा लाया गया था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पॉक्सो का आप फुल फॉर्म बताइए, ट्राई का आप एक्ट बताइए कि किस एक्ट के द्वारा लाया गया था। चलिए इन चारों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप सब लोग कमेंट करेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप एक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या स्टेटस भी लगा सकते हैं अपने मोबाइल में, जिससे कि इसकी ऑडियंस बढ़े और लोग भी देख सकें और कमेंट कर सकें। और प्लीज़ सब लोग ज़रूर कमेंट करें। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ आती है, जियो ऑफर्स 5G टेक्नोलॉजी डेवलप चीप स्मार्टफोन गूगल। कि जियो ने ऑफ़र किया है 5G टेक्नोलॉजी, कहते हैं गूगल के साथ कोलैबोरेट करके एक चीप स्मार्टफोन बनाएंगे 5G टेक्नोलॉजी वाला, जिससे क्या कहते हैं आसानी से जो आम आदमी है उसके तक भी पहुंच सके। क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन आ चुके हैं, लेकिन तब भी अभी भी लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए ख़रीदना उसे पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मल लोगों के लिए ख़रीदने के लिए ये किया जा रहा है। इसमें कहा गया है, गूगल एक्वायर 7.7% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर 33,737 करोड़। कि जो 7.7% स्टेक है जियो में वो गूगल का है। इसमें ये बात बताई गई है। आगे इसमें यह भी कहा गया है कि टू एड मास adoption with the technology and enable millions of 2G features phone user to graduate to smartphones, UN and Google good partner to develop an entry-level 4G or even 5G smartphone with Android operating system। कि इसमें कहा गया है कि क्या कहते हैं लोगों तक आराम से पहुंच सकते हैं, मास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके जो 2G फीचर वाले फ़ोन यूज़ करते हैं, उन लोगों तक पहुंच सके। तो क्या कहते हैं जियो और गूगल ने एक साथ मिलकर काम करने की बात की गई है और कहा गया है कि 4G लेवल फ़ोन बनाएंगे और 5G लेवल के भी फ़ोन बनाए जाएंगे जो चीप स्मार्टफोन हो, जिससे जल्दी से जल्दी लोग आराम से लोगों तक पहुंच सकें। चलिए कहते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं हम लोग अलग से एनालिसिस में अपने। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या कहते हैं, हाउ इज़ 5G डिफरेंट फॉर 4G? कि 5G 4G से कैसे डिफरेंस है? 5G यूटिलाइज़ करता है हायर रेडियो फ्रिक्वेंसी, यूटिलाइज़ करता है 28 गीगाहर्ट्ज़ की। और क्या कहते हैं जो 4G है वो 700 से 2,500 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी रीड करता है। 5G ट्रांसफ़र मोर डाटा, वो एयर में क्या कहते हैं उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर पाता है। 4G लेस डाटा ट्रांसफ़र कर पाता है। इसी तरह 5G की जो 5G है लो लेटेंसी, उसमें लेटेंसी कम है कि कहते हैं डाटा बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाता है, 10 मिली सेकेंड्स या बेस्ट केसेस में 1 मिली सेकेंड्स में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। वहीं देखें तो क्या कहते हैं 4G में 20 मिली सेकेंड्स लगता है मैक्स। 4G में क्या कहते हैं 20 मिली, तो कहते हैं 4G की लेटेंसी बढ़ गई, कहते हैं वो लेट क्या डिले हो गया उसमें, तो उसमें उसकी लेटेंसी ज़्यादा होती 4G की, और क्या कहते हैं 5G की लेटेंसी कम होती है। जिसकी लेटेंसी ज़्यादा है उसकी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी की। फिर आता है हाउ 5G टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, कि ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडिया के लिए। हाई स्पीड एंड डिजिटल इंडिया, कि हाई स्पीड एंड डिजिटल इंडिया, कि जैसे हमने देखा है कि हाई स्पीड जो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है हमारा, सब चीज़ टेक्नोलॉजी वेस्ट करना और क्या कहते हैं सब लोग तक टेक्नोलॉजी पहुंच सके, उसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा आता है बेटर गवर्नेंस के लिए, कि जब बेटर स्पीड होगी तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो हम लोग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीशन में उनको, और जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं उनको कंप्लीट जल्दी से जल्दी हो पाएंगे। फिर आता है लो लेटेंसी।
लोड लेटेंसी के कारण भी इनकी लो लेटेंसी होती है, तो जिसके कारण हमने अभी देखा 1 मिली सेकेंड, बेस्ट केसेस में 1 मिली सेकेंड्स में डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो लेटेंसी कम होगी तो जो प्रोजेक्ट्स, जो भी कोई मिशन है, क्रिटिकल एप्लीकेशन है, तो उनको वर्क करने में दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से वर्क कर पाएंगे। कहते हैं लो लेटेंसी के कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, जब 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उसके कारण एक नया अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। कहते हैं जो भी जितनी भी सर्विसेज चलती हैं, कहते हैं मोबाइल सर्विसेज, वो सारी कहते हैं जितने भी, जैसे एयरटेल हो गए या वोडाफोन, ये सब जो है वो 5G टेक्नोलॉजी लेंगी, तो कहते हैं जिसके कारण नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इन्हेंस नेटवर्क कवरेज, ये नेटवर्क कवरेज, इससे क्या कहते हैं नेटवर्क कवरेज जो है वो इन्हेंस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं स्प्रेड हो जाएगा। उसके मल्टीपल एडवांटेजेस भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर कर पाएगा। फिर आता है इंटरनेटमेंट एंड मल्टीमीडिया इंडस्ट्री की, ये इंटरटेनमेंट और मल्टीमीडिया इंडस्ट्री के लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि 55% जो मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक होता है वो वीडियो डाउनलोड्स में होता है। वो वीडियो डाउनलोड करने भी लोग, वीडियो देखने डाउनलोड करने में ये लोग यूज़ करते हैं। जैसे 2015 में माना गया था 55%, बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये सिक्योरिटी को भी इन्हेंस करेगा, जैसे हमने देखा कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर कंट्री के लिए। तो 5G टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग अच्छे टेक्नोलॉजिकल वे में सिक्योरिटी अपनी बढ़ा सकते हैं, साइबर अटैक्स रोक सकते हैं। तो इसमें ये भी हो सकता है। ये लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग में भी, जैसे हमने देखा है कि ऑर्डर करने, या कोई कंपनी है वो डाटाबेस उसका है, या स्टाफ शेड्यूलिंग करने में, या कोई कंपनी है तो उसे ऑर्डर लेने हैं, तो क्या कहते हैं उसमें उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले पाएंगे। नहीं तो हमने देखा है कि कोई भी साइट है वो रुक जाती है बीच में, क्या कहते हैं उसमें कहते हैं हैकर्स उसी का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी आने के कारण वो भी रुक पाएगा। स्मार्ट सिटीज़ में हेल्पफुल हो, जैसे स्मार्ट सिटीज़ में जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें ये भी प्रोजेक्ट होता है कि वहाँ पे अच्छा नेटवर्क हो, वहाँ पे 5G की लोग क्या कहते हैं वहाँ उनमें कुछ जगहों पे फ्री वायरलेस भी होता है, क्या कहते हैं वाईफाई भी होता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के कारण उनकी स्पीड अच्छी होगी, जो जैसे और अच्छे लोग कनेक्ट हो पाएंगे, ऐसे इसमें बताया गया है। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ आती है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन पुश ट्रेड टॉक्स की। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या कहते हैं ट्रेड टॉक्स हुई है, कि जो ट्रेड होती है इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में, उनके बारे में बातचीत हुई है। ये एक क्या कहते हैं हुआ है, इसमें वही बताया गया कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कमिटेड टू फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन अंटिल 2025, कि 2025 तक एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के साथ वर्क करेंगे इंडिया और यूरोपियन कंट्री, जिसके कारण ये जो कोरोना वायरस के कारण पेंडेमिक है, ये कोरोना वायरस पेंडेमिक, उसको कंट्रोल किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्प हो सके लोगों की, तो इसलिए वर्क करेंगे। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और क्या कहते हैं यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इन लोगों में बात हुई थी। इसमें वही बात बताई गई है। इसमें ये भी कहा गया है कि ये इनिशिएटिव अच्छा है, इसके कारण ज़्यादा बातें होंगी तो ये ट्रेड रिलेशन हमारे अच्छे बने होंगे, और भी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी ट्रेड रिलेशन हो सकते हैं अच्छे, और यूरोपियन यूनियन के साथ बात हुई है तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। ये भी कहा जा सकता है, ये इसलिए भी है कि ही ऑल्सो रेफर टू शेयर्ड यूनिवर्सल वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, प्लूरिज्म, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मल्टीलेटरलिज्म, कि ये इसलिए भी हो सकता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रिलेशन, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि डेमोक्रेसी के कारण, कि प्लूरिज्म के कारण, रिस्पेक्ट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके के लिए हमारी जो है मल्टीलेटरलिज्म है, उसके लिए भी ये रिलेशन हमारा अच्छा बनाएगा, ऐसा इसमें बताया गया। इसमें इम्पॉर्टेंट आता है यूरोपियन यूनियन। चलिए हम यूरोपियन यूनियन देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन में इज़ अ ग्रुप ऑफ 28 कंट्री दैट ऑपरेट एज अ कोहेसिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक, कि ये इसमें 28 कंट्रीज़ का होता है, क्या कहते हैं एक ग्रुप होता है जो इकोनॉमी और पॉलिटिकल ब्लॉक जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वर्क करता है। 19 ऑफ दिस कंट्री यूज़ यूरो एज देयर ऑफिशियल कंट्री, इसमें जो 28 कंट्री है उनमें से 19 कंट्री यूरो यूज़ करती है अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में, और जो 9 EU मेंबर्स हैं, जो क्या कहते हैं बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम, ये यूरो यूज़ नहीं करती, यहाँ पे यूरो यूज़ नहीं होता है।
EU grew out of desire to form a single European political entity to end centuries of warfare among European countries that committed the World War II and decimated much of the continent. कि ये इसलिए बनाया गया था जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा क्या कहते हैं डिसमेट हो रही थी, दिक्कत हो रही थी कॉन्टिनेंट, क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में था पूरी कंट्रीज़ जो थी यूरोप में, तो उनको लोगों को दिक्कतें हो रही थी, क्या कहते हैं इतने ज़्यादा वॉर चल रहे थे और एक कंट्री यूरोपियन कंट्री के कारण सब कंट्री को झेलना पड़ा था। इसलिए बनाया गया था कि इस तरह की कंडीशन बाद में कभी ना आए, तो हर कंट्री का कंट्रोल यूरोपियन काउंसिल के पास होता है, यूरोपियन यूनियन के पास। अब आता है यूरोपियन काउंसिल, उसी में है पार्ट। ये कलेक्टिव बॉडी डिफाइन द यूरोपियन यूनियंस ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल डायरेक्शन दिखाता है और प्रायोरिटीज़ बताता है यूरोपियन यूनियन को। जो पॉलिटिकल डायरेक्शन और प्रायोरिटीज़ बताए वो यूरोपियन यूनियन काउंसिल हो गया। क्या कहते हैं इसका विद द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। इसमें क्या कहते हैं हेड होते हैं स्टेट के, गवर्नमेंट ऑफ EU मेंबर्स होते हैं स्टेट्स के, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल भी होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन मिशन के भी इसमें होते हैं। हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन फॉर फॉरेन अफेयर्स आज ऑल्सो टेकिंग रिप्रेजेंटेटिव कि जो फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग होती है ये 1975 को बनाया गया था। 1970 यूरोपियन काउंसिल वॉज फॉर्मलाइज एज एन इंस्टीट्यूशन टू अबाउंड द फोर्स ऑफ द ट्रिटी ऑफ लिस्बन। और ये यूरोपियन काउंसिल 2009 में इसे बनाया गया था ट्रीटी ऑफ लिस्बन के नाम पे। क्या कहते हैं इसे फिर से फॉर्मलाइज किया गया 2009 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन के नाम पे। इसके डिसीजन बहुत ज़्यादा माने जाते हैं और हर जगह पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ बताता है, ये सब बताता है। अब आता है यूरोपियन काउंसिल कमीशन। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी यूरोपियन यूनियन की जो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर में, इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन में, अपहोल्डिंग EU ट्रीटीज़ एंड मैनेजिंग डे टू डे बिजनेस ऑफ द EU। ये इन सबको देखता है, ट्रीटी डे टू डे बिजनेस जो होते हैं उन सबको ये देखता है। इसमें 28 मेंबर होते हैं, कमीशन प्रेसिडेंट होते हैं, प्रोपोज बाय द यूरोपियन काउंसिल एंड इलेक्टेड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट। कि इसमें जो हेड होते हैं इनके और जो इनके मेंबर होते हैं वो यूरोपियन काउंसिल द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं और कहते हैं इलेक्शन यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब आता है गवर्नमेंट रिव्यूज़ प्रोग्रेस ऑफ डिसएंगेजमेंट टॉक्स एट LAC। कि गवर्नमेंट ने रिव्यू किया जो LAC पे टॉक चल रही है उनके बारे में अपना रिव्यू किया है कि कैसी बातें चल रही हैं जो इन कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए। चलिए LAC को देख लेते हैं, बहुत दिन हो गए। इंडिया और चाइना के बीच में 3488 किलोमीटर की बाउंड्री है जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है, जो हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखी गई थी। ये कहते हैं इंसिडेंट हुआ 1957 में जब चाइना ने अक्साई चीन को ले कब्जिया लिया। उसके बाद 1962 वॉर के बाद कहते हैं वॉर हुआ, उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दी गई जो मिलिट्री हेल्ड लाइन थी, जहाँ पे दोनों आर्मी रहेंगी दोनों कंट्रीज़ की, लेकिन लड़ेंगी नहीं। उनके बीच में ट्रीटी भी कई बार साइन हुई है, कई एग्रीमेंट साइन हुए हैं। इसमें वही बताया गया कि 1976 में बातें हुई इस डिस्प्यूट कंट्रोल करने के लिए, फिर लेकिन तब भी नहीं हुआ। फिर 1988 में राजीव गांधी गए लेकिन चाइना तब भी कोई रिजल्ट नहीं आया इस ब्रॉडर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के। फिर 1993 में एग्रीमेंट पास हुआ, फिर एग्रीमेंट पास हुआ 1996 में, फिर 2003 में 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक हुई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। 2009 में बात हुई, 17 राउंड की टॉक होने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है। इस वक्त NSA के जो अजीत डोभाल है उनको इसके स्पेशल एनवॉय सेलेक्ट किया गया इन तरह की बात करने के लिए। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। UGC रिस्पॉन्स शॉर्ट ऑन फाइनल ईयर एग्ज़ाम। इसमें वही बताया गया कि UGC का जो रिस्पांस था फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए उसने वो वही चीज़ इस न्यूज़ में बताई गई कि एक लड़के ने एक पेटिशन फाइल की है कि UGC का जो उन्होंने गाइडलाइंस दी है उसी को चैलेंज करने के लिए कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में एक पेटिशन फाइल हुई है कि जो फाइनल एग्ज़ाम्स होने हैं सितंबर एंड तक वो हो पाएंगे कि नहीं, ये मैंडेटरी क्यों है चैलेंज, उसी ये एक पेटिशन फाइल की गई है। इस पर इम्पोर्टेंट आता है UGC। चलिए UGC को देख लेते हैं हम लोग। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। UGC थी ये 1946 में बनी थी। क्या कहते हैं इसे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नाम था, फिर इसके बाद क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसको पहले बनाया गया था अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के लिए। उसके बाद 1947 में बाकी जितनी यूनिवर्सिटी थी उसको इसमें जोड़ा गया। ये पहले इसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था पहले इसका नाम, लेकिन फिर 1948 में S राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में इसे क्या कहते हैं UGC जो था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UK का यूनाइटेड किंगडम था उसके तरफ से इसको बनाया गया।
फिर 19 नवंबर 1956 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया, एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में और इसे एक स्टैचुटरी बॉडी बना दिया गया। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होती है, सारी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन देता है इंडिया की, ये ग्रांट्स प्रोवाइड करता है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है जो बेनिफिशियरी ज़रूरतमंद लोग बच्चों को, ये रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं कि वो उनके फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, जो इनकी गाइडलाइंस हैं उनको पर ये भी ये ध्यान देता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है इन्फ्लेशन रेट, राइजिंग प्राइसेस डिस्पाइट द डिप्रेस्ड डिमांड इज कॉज फॉर इज डिस्क्वाइट, कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और ये वरी का भी कॉज हो सकता है। चलिए पहले देख लेते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेमेशन होता है महंगाई, जो हमने देखा है कि लॉकडाउन के कारण के बाद से महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो उससे वही होता है इन्फ्लेशन, महंगाई जो बढ़ रही है, प्राइसेस का जो इंक्रीमेंट हुआ है वही होता है इन्फ्लेमेशन। चलिए इन्फ्लेशन को देख लेते हैं हम लोग अलग से, पहले फिर देखेंगे आगे के। What is inflation? Inflation refers to rise in the prices of most goods and services of daily or common use, जैसे फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स, इन सब में जो इंक्रीज़ होता है प्राइसेस में, गुड्स वर्ड्स में, उनमें उसी को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। एवरेज प्राइस चेंज इन अ बास्केट ऑफ कमोडिटी एंड सर्विस ओवर टाइम, ये मेज़र किया जाता है जो एवरेज प्राइस चेंज होता है, जो नॉर्मल प्राइस से इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में, उसे को ही ये इन्फ्लेशन कहा जाता है। द अपोजिट एंड रेयर फॉल इन द प्राइस इंडेक्स ऑफ द बास्केट और आइटम्स फॉर डिफ्लेशन, कि जब प्राइस फॉल होता है, जब क्या कहते हैं डिक्रीमेंट होता है प्राइस का, कि कोई सस्ती हो गई, तो उसे ही डिफ्लेशन कहा जाता है। ये क्या कहते हैं, हु मेजर्स इन्फ्लेशन इंडिया, कि इंडिया में कौन मेजर्स करता है? इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे मेजर किया जाता है। इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स इन्फ्लेमेशन, ये इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन्फ्लेशन को मेज़र करती है। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया में कौन मेज़र करता है? द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन इंडिया इन्फ्लेशन प्राइमरी मेजर बाय टू मेन इंडेक्स, की दो मेन इंडेक्स के द्वारा किया जाता है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दो, ये कल भी हम इनके बारे में बात कर ही चुके हैं, क्या कहते हैं कि WPI CPI के बारे में। अब देखते हैं कि इनके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। हाई डिमांड एंड लो प्रोडक्शन, कि हाई डिमांड हो और प्रोडक्शन लो हो, तो ये कारण हो सकता है। या एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड मनी लूजेज परचेजिंग पावर, कि ज़्यादा सर्कुलेशन हो मनी का, तब भी मनी भी अपना परचेजिंग पावर खो देता है, तो उसके कारण भी महंगाई बढ़ जाती है। पीपल हैविंग मोर मनी दे ऑल्सो टेंड टू स्पेंड मोर, कि जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो लोग खर्च करना ज़्यादा चाहते हैं, तो इसके कारण भी महंगाई बढ़ रही है। Spurt in production price of certain commodity also causes inflation as the price of the final product increases, कि स्पर्ट किसी चीज़ का कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशन की किसी चीज़ को अचानक से बढ़ा दिया, कहते हैं अपने उस पर बढ़ा दिया, तो उसके कारण भी ये इन्फ्लेशन बढ़ता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स इज ऑल्सो फैक्टर टू कंसीडर एज द इन्वॉल्व लेबर ऑल्सो एक्सपेक्ट एंड डिमांड मोस्ट कॉस्ट टू मेंटेन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि ये प्राइसेस बढ़ते हैं तो कहते हैं जो लेबर वर्क करते हैं कहीं भी, तो वो भी अपनी कहते हैं रोजी रोटी के लिए अपनी इनकम ज़्यादा चाहते हैं, कहते हैं कि हमारे भी वेजेस बढ़ाए जाए, तो इसकी लिए भी वो लोग मांग करते हैं। ये सही बात है कि वो लोग भी कैसे जिएंगे अगर उनका वेजेस नहीं बढ़ाएंगे। चलिए आगे का एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। इसमें यही कहा गया है, द लास्ट थिंग द इंडिया स्पेंडिंग हिट इकनॉमी नीड्स इज एक्सलेटिंग इन्फ्लेशन, कि जो इकनॉमी हिट हुई है इंडिया की, वो सिर्फ कहते हैं इन्फ्लेशन ही बढ़ा रही है, जो इतना ज़्यादा महंगाई हो रही है ये सिर्फ यही बढ़ा रही है। इसमें ये बताया गया कि जून में इन्फ्लेशन रीडिंग ऑफ 6.1%, की जो इन जून में इन्फ्लेशन है वो 6.1%। ये काफ़ी सोचने की बात है कि इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट जो हुआ है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है। ये कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि व्हेन द डिस्क्रिप्शन कॉस्ट टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एज अ रिजल्ट ऑफ नेशनल सेकेंड, कि इसलिए भी हो सकता है इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का इंक्रीज़, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि शटडाउन के कारण प्राइसेस गेन होंगे ही, क्योंकि लोगों की जॉब रुकी थी, लोग बेच नहीं पा रहे थे सामान, तो उस वक्त लोगों को दिक्कतें हो रही, तो अब सामान निकला है तो ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा भी रीज़न एक हो सकता है। इसमें एक क्लोजर लुक एट द कंज्यूमर प्राइस इन द फूड एंड बेवरेज रोजन ऑफ 7.3%, की 7.3% ईयर ऑन ईयर पहले आता था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लेकिन अब ये बढ़ा है और क्या कहते हैं ज़्यादा दिक्कतें हो रही। इसका कारण ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन इन द फूड कैटेगरी, ये फूड कैटेगरी में इसलिए भी हो सकता है कि जैसे लॉकडाउन के कारण लोग
घर में हैं तो ज़्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, या अलग अलग तरह का खाना बना रहे हैं तो उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो इस कारण भी हो सकता है। जैसे हमने देखा कि जो फ्रूट्स में था वो 0.7% का डिफ्लेशन आया था, और जो वेजिटेबल्स में 1.9% का गेन आया था। जो फ्रूट्स थे उनमें डिक्रीमेंट आया प्राइस का, लेकिन जो सब्जी वब्जी थी उनमें 1.9% का इंक्रीमेंट आया था। इसमें ये भी क्या एक एश्योरेंस भी दिया गया है कि ये प्राइसेस सही भी हो सकते हैं जून में, क्या कहते हैं, जून के बाद, क्योंकि मानसून आएगा जून में। जून में ऐसा कहा जा रहा था कि जून के बाद मानसून आएगा, उसके बाद हाई रेनफॉल होगी, तो फार्मर्स और वेजिटेबल्स या ज़रूरत की चीज़ें जो हैं हमारे खाने की चीज़ें उन पर ज़्यादा ग्रो होंगी मानसून के कारण, तो इन प्राइसेस का डाउन हो सकता है, ऐसे इसमें बात की गई थी। इसमें लास्ट में ये भी कहा है कि ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं पुटिंग द इकोनॉमिक पार्ट टू स्टैगफ्लेशन, कि जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके कारण स्टैगफ्लेशन हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर क्या कहते हैं फिर उसके बाद हम लोग कमेंट सेक्शन में आपको आंसर मिल जाएगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है चाइनाज पोस्ट कोविड एग्रेशन इज रिशेपिंग एशिया, कि जो पोस्ट क्या कहते हैं चाइना अब हो गया है, जो क्या कहते हैं कोरोना वायरस का है, वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें कर रहा है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, ऐसा इसमें बात बताई गई। इसमें बताया गया है कि जैसे हमने देखा कि चाइना लोगों के साथ चाइना से लोग कंट्री हटा रहे हैं, जो और कंट्रियों की वो कंपनीज थी वो लोग अपने अपना हटा रहे हैं, और कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक एक रिलेशन बना रहे हैं अलग अलग कंट्रियों के साथ। जैसे हमने देखा कि जो इंडिया, जापानीज़, मलेशियन और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने सारे रिड्यूस कर दिए इकोनॉमिक एक्सपोजर बीजिंग के साथ, स्पेनिंग, इन्वेस्टमेंट भी, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, सब चीज़ बीजिंग से हटा दिया गया है। और जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है और क्या कहते हैं एक्सपेंड भी कर रहा है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया कि सिर्फ वहाँ के लोग भी अब जो चाइना के लोग हैं वो लोग जो अपोज करते थे, जो वहाँ पे गवर्नमेंट है जो अलग कंट्री चाहती, चाइना से अलग होना चाहती, जैसे ताइवानीज़ हैं या हांगकांग के लोग या साउथ ईस्ट एशियन जो हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो लोग चाइना से अलग हो जाएं, तो वो लोग अपोज जो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो चाइना के लोगों का, वो ऑनलाइन अब होने लगा है। अब ऑनलाइन वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। इसमें ये भी कहा गया कि मिस्टर ट्रम्प ने जैसे अपने एलाइज जितने भी हैं उनके साथ मिल के चाइना को पीछे करना चाहा है, और कहते एक नया तरह का रिलेशन और कंट्रीज़ के साथ बनाने की कोशिश की गई। लास्ट में ये कहा गया है कि हमें फॉर अमेरिकन एंड एशिया लीडर्स द चॉइस इज स्टार्ट इनकरेज एंड फोस्टर दिस ट्रेंड रिकॉग्नाइजेज दैट स्ट्रॉन्गर रीजनल कोऑर्डिनेशन will require more compensations as well as tougher choices और resisted and risks behind left behind, कि हमें देखना होगा कि अमेरिकन और एशियन लीडर्स को कि हम इस तरह के कंडीशन ना बनाएं किसी भी कंट्री के लिए, नहीं तो ये रिस्क और बढ़ाएगी और ज़्यादा कंडीशन विकास हो सकती है किसी भी कंट्री के लिए। अगला एडिटोरियल आता है इट्स टाइम टू फ्लैटन द पेंडेमिक स्टीरियोटाइपिंग, ये जैसे हमने देखा है कहते हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट कर रहा है, लोग से लोग ट्रांसफ़र हो रहा है अब कोरोना वायरस, तो इस पर वही बताया गया है। इसमें बताया गया कि जो एरोसॉल्स होते हैं उनके कारण भी बहुत ये कुछ देर तक हवा में रहता है, जिसके कारण जो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसने एरोसॉल यूज़ किया है तो उसके कारण वो और स्प्रेड होगा और लोग कुछ देर तक हवा में रहेगा, तो जो लोग उस हवा के कांटेक्ट में आएंगे तो उनके तक ये पहुंच सकता है, तो उसके कारण ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहा है। तो ऐसे कई फैक्टर जिसके कारण ये बढ़ रहा है। इसमें यह भी कहा गया कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एसिम्प्टोटिक इन्फेक्टेड पेशेंट हु कैन शेड हाई वायरस लोड्स बिफोर एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स एंड कैन स्प्रेड इन्फेक्शन टू मैनी कॉन्टैक्ट्स विदाउट देयर नॉलेज। इसमें बताया गया है कि जो एसिम्प्टोटिक पेशेंट थे, जो माइल्ड पेशेंट थे जिन्हें इन्फेक्शन नहीं दिख रहा था, तो वो लोग भी बिना कॉन्टैक्ट बिना नॉलेज के अपने कई लोगों तक इन्फेक्शन फैला सकते हैं, तो ये इसके कारण भी इन्फेक्शन बढ़ा है। इसमें ये बात बताई गई। जिससे हमने देखा है कि लोग कुछ कम्युनिटी को भी क्या कहते कह रहे हैं कि उनके कारण ये फैला है, जैसे मुस्लिम लोगों को कहा जा रहा है कि जो तबलीगी जमात के कारण जो क्या कहते हैं लोग ऐसा कहा जा रहा है कि उनको हैरेस किया जा रहा है, कि उनके कारण ये फैला है, मुस्लिम लोगों को हैरेस किया जा रहा है कि उन लोगों के कारण ये फैल रहा है, तो ऐसा भी ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें ये भी कहा गया जो क्या कहते हैं वेजिटेबल वेंडर्स हैं, जो कहते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे वेजिटेबल वेंडर्स हो गए जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं, इन लोगों को भी क्या कहते हैं कहा जा रहा है कि तुम लोगों का कारण भी फैल रहा है, और इन लोगों का होता है इन लोगों का इन्फेक्शन इनके कारण फैलता भी है, लेकिन
खुद हम लोगों को मास्क लगा के जाना चाहिए। तो उन लोग किसी कम्युनिटी या किसी ग्रुप को हम लोगों को नहीं टारगेट करना चाहिए, हमें इस वक्त एक साथ होकर इस पैंडेमिक को कंट्रोल करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैड अर्ज द सिटीजन टू नॉट लेबल एनी कम्युनिटी की और स्टेट फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली ने कहा है कि किसी ग्रुप या कम्युनिटी को आप टारगेट ना करिए कि कोविड-19 के स्प्रेड के कारण, किसी को लेबल ना करिए कि उसके कारण फैल रहा है, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है इंडियाज़ पॉपुलेशन में पीक बाय 2047 कि इंडिया की पॉपुलेशन पीक पे होगी 2047 तक, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें यही कहा गया है कि एट द करंट रेट ऑफ ग्रो इन टुडेज ग्रोथ इंडियाज़ पॉपुलेशन पीक पे होगी 2047 तक, लगभग 1.61 बिलियन होगी। 2047 में 1.61 बिलियन होगी, लेकिन फिर डिक्लाइन होगी और 2100 तक 1.03 बिलियन हो जाएगी। क्या कहते हैं, डिक्रीमेंट भी होगा उसके बाद, और फिर उसके बाद डिक्रीज़ हो जाएगी क्या कहते हैं पॉपुलेशन, ऐसा इसमें कहा गया। इसमें यह भी कहा गया कि जो 2100 में जो 12,100 ईयर में जो होगी पॉपुलेशन, उस वक्त जो 5 लार्जेस्ट कंट्रीज़ होंगी उनमें होगी कहते हैं यूएसए होगी, चाइना, नाइजीरिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब उस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी होगी क्या कहते हैं इंडिया। लेकिन तब भी ये सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट 5 होंगी वो ये 5 होंगी, ऐसा इसमें कहा गया है। और इसमें यह भी कहा गया जो सेकेंड लार्ज पॉपुलस कंट्री होगी वो होगी नाइजीरिया, क्या कहते हैं 2100 तक, ऐसे इसमें बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है ईडी अटैचेस एसेट्स वर्थ 30 करोड़ इन बैंक फ्रॉड कि ईडी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या कहते हैं 33 करोड़ का एक बैंक फ्रॉड पर केस पर एसेट्स किया है कि मांगा है कि उसे जुर्माना देना होगा, ऐसे इसमें बताया गया। चलिए देख लेते हैं ईडी के बारे में। ईडी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ईडी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस कंट्री है जो देखती है इकोनॉमिक लॉस ऑन फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया, जो इकोनॉमिक लॉस को देखते हैं और फिर इकोनॉमिक क्राइम के ऊपर अपना केसेस प्रोवाइड करती है। ये क्या कहते हैं, इसका ओरिजिन किया गया था 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम पे, लेकिन फिर 1947 के बाद 1957 में एक इनसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम दे दिया गया। इसमें कंपोजिशन में क्या होते हैं, इसमें सिर्फ डायरेक्टरेट नहीं होते, इसमें और भी ऑफिसर्स आते हैं अलग अलग एजेंसीज़ के, जैसे कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के, इनकम टैक्स, टैक्स पुलिस, डिप्यूटेशन में इसमें आते हैं। इसका कहते हैं प्रोसेसिंग केस ऑफ, जैसे जो इकोनॉमिक कंट्रीज़ के लिए इकोनॉमिक जो क्राइम्स होते हैं उसके खिलाफ जो केस आते हैं वो एक स्पेशल कोर्ट में डिसीज़न होता है उनका, और वो जो स्पेशल कोर्ट है जो पीएमएलए कोर्ट होती है उसका जो केस होता है उसको डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। तो पीएमएलए कोर्ट में डिसीजन के बाद वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, वहाँ पे डिसीजन लिया जा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर ओनर हेल्ड अंडर पॉक्सो कि एक न्यूज़पेपर ओनर ने ये क्या कहते हैं, ये पॉक्सो क्या होता है, चलिए पॉक्सो को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट आता है पॉक्सो पता होना चाहिए। पॉक्सो होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये अमेंडमेंट बिल है 2019 में, इसमें अमेंडमेंट किया गया है, दोनों हाउसेस के द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया गया। और क्या कहते हैं जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है चिल्ड्रंस पर, उसके ऊपर ये क्या कहते हैं होता है पूरा ये बिल, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है। अब इसमें क्या कहते हैं द प्रेजेंट बिल इज़ वेलकम सर्टेन एक्सपेक्ट्स एज इन प्रोफेशन स्पेशली डिफाइंड व्हाट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस एंड फॉर प्रोसेसिंग और स्टॉपिंग पोर्नोग्राफी इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड इज पनिशेबल कि इस तरह के यूजेस के लिए कहते हैं ये एक पनिशेबल ऑफेंस है कि उसके लिए उसे पनिश किया जाना चाहिए। इसके सिग्निफिकेंस क्या है कि इसमें अमेंडमेंट के तहत द ट्रेंड ऑफ चिल्ड्रन सेक्स अब्यूज बाय एक्टिंग एज अ डिफरेंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पेनल प्रोविजन इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट कि चिल्ड्रन जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है उसके खिलाफ भी ये अब एक्ट वर्क पड़ता है पूरी तरह से। ये वल्नरेबल चिल्ड्रन की डिस्ट्रेस से इंश्योर देयर सेफ्टी एंड डिग्निटी, ये चिल्ड्रन जो होते हैं जो वल्नरेबल चिल्ड्रन होते हैं उनकी सेफ्टी और डिग्निटी को भी देखता है। ये कहते हैं इस्टेब्लिश करता है क्लैरिटी की क्या चाइल्ड अब्यूज़ है और क्या पनिशमेंट किसमें कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी ये बात करता है। अब इसमें डेथ पेनल्टी भी जोड़ दी गई है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेथ पेनल्टी अब इसमें जोड़ दी गई है जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है चिल्ड्रन के ऊपर, उसके बाद इसमें डेथ पेनल्टी भी जोड़ दी गई थी। द बिल सिक्स फॉर द डेथ पेनल्टी फॉर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन टू क्रिएट डिटर्जेंट इफेक्ट कि जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है चिल्ड्रन पे
उसमें डेथ पेनल्टी जोड़ने के कारण, जिससे लोगों को इफेक्ट पता चले कि किसी बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज़ करने से क्या दिक्कतें होती हैं। इट रिफर्स टू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था मच्छी सिंह और देवेंद्र पाल सिंह केस में, जिसमें दोनों को क्या कहते हैं डेथ पेनल्टी मिली थी। ये अब डेथ पेनल्टी कुछ ही लोगों को मिलती, सबको नहीं मिलती, लेकिन अब सबको मिलनी चाहिए, ऐसे सेक्सुअल अब्यूज़ में माना गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर करें, हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको कैसा लगा वीडियो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।